हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गलत सोचते हो हमेशा। नेशनल इनकम। तो देखिए, पहले नेशनल इनकम से पहले ये जान लें कि हम कितने टाइप्स की इनकम होती है ना। इनकम जो होती है वो दो तरह की होती है। एक इनकम जो होती है हमारी, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। और दूसरी इनकम जो होती है वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम जो है वो कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। हमेशा हम किसको इंक्लूड करते हैं? फैक्टर इनकम को। तो फैक्टर इनकम किस तरह की इनकम्स होती हैं? ऐसे इनकम जो हम मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई होती है जो हमारी, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। इसके अंदर से एग्जांपल्स में लिया जाए तो देखो, सैलरी है ना, और वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स भी होते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसफर इनकम की बात करी जाए तो जैसे डोनेशंस, चैरिटी में मिले हुए पैसे, है ना, ये सारी इनकम कौन सी होती है हमारी? जो इनकम होती है वो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, ठीक है। और देखा जाए अगर नेशनल इनकम की अगर बात करी जाए, व्हाट इज मीन बाय नेशनल, तो जो नेशनल होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट इसका होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नीफा, ठीक है। ये दोनों इनकम को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारी निकल के आती है नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, और वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। अब बात आती है कि नेशनल इनकम के अंदर किस किस की इनकम्स को इंक्लूड करा जाएगा। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ दो लोगों की इनकम्स को इंक्लूड करा जाता है। पहली होती है पर्सन who is resident in India, who is resident in India। जो पर्सन इंडिया के अंदर रेसिडेंट है उसकी इनकम को इंक्लूड करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अब इसी को हमें देखना पड़ेगा कि रेसिडेंट कौन होता है, तो वो अभी आगे देखते हैं। दूसरी चीज, पर्सन इनकम मस्ट बी फैक्टर इनकम। मतलब उस पर्सन की जो इनकम है वो कौन सी होनी चाहिए? फैक्टर इनकम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो उसे हम नेशनल इनकम के अंदर लेंगे। मतलब उस पर्सन की इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर कंक्लूड या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आइए अब पहले ये देखते हैं कि रेजिडेंट कौन होता है। अगर नोट डाउन करना है किसी को कर लो। करा है रफ। तो देखिए, अब बात आती है रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब वो पर्सन कौन है जिसकी इनकम इंक्लूड होगी। हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर या नहीं है? तो उसके दो वे हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल दो तरीके हैं, उनको देखते हैं। तो वो दो कंडीशंस हैं कौन कौन सी? पहली, पर्सन हु स्टे इन इंडिया, हु स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज। मतलब कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा रह गया है तो उसकी इनकम नेशनल इनकम के अंदर आएगी। लेकिन वो इनकम भी कौन सी होनी चाहिए? फैक्टर इनकम होनी चाहिए। अगर वो फैक्टर इनकम नहीं है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो और एक और दूसरी कंडीशन है, वो कहते हैं कि अगर मान लो कोई इंसान इंडिया के अंदर आया और वो 182 डेज नहीं रहा, लेकिन वो पिछले 10 साल से आ रहा है यहाँ पे, है ना, लगातार रह रहा है और वो यहीं सब कुछ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम को यहाँ इंक्लूड भी नहीं करा हमने, रेजिडेंट इन इंडिया भी नहीं माना,
तो उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना भाई, तो उनके लिए दूसरा तरीका देखा गया, और वो था कि पर्सन हु स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज, मतलब उस साल में कम से कम वो 60 दिन रुका हो, एंड यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो मतलब ये वाली कंडीशन और जो अगली है वो दोनों एक साथ में फुलफिल होनी चाहिए, एंड 360 डेज इन लास्ट प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर्स, मतलब वो पिछले 4 साल में कम से कम इंडिया में 360 दिन तो रहा ही हो। अगर वो 360 दिन भी नहीं रहा और तो भी वो इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाएगी पर्सन, मतलब वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में मिस्टर ए थे हु केम इंडिया in 2020 April and stay in India for December 2020। अब देखो ये, अब क्वेश्चन ये है कि तुमसे क्या ये स्टे इन इंडिया में इतने दिन रहे तो क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है, तो आओ चेक करते। देखो अप्रैल में रहे हैं, है ना, अप्रैल से दिसंबर तक देखा जाए तो 8 महीने हो रहे हैं टोटल, है ना, 8 महीने वो रहे हैं, और 8 3 अगर नॉर्मल भी करें तो 240 डेज तो ऐसे ही हो रहे हैं, सीधा सीधा देखा जाए तो 240 डेज हो रहे हैं, तो मतलब वो तो 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, और जब वो 182 डेज से ज्यादा रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये रेजिडेंट इन इंडिया है ना। और दूसरी चीज है यहाँ पे कि अब दूसरी कंडीशन देखो, मिस्टर ए हु केम इन इंडिया अप्रैल 2020 एंड स्टे ओनली फॉर 70 डेज, मतलब वो आए और सिर्फ इस साल 70 डेज रहे, बट वो 2019 में भी आए थे, 2018 में भी आए थे, 2017 और 2016 में भी आए थे। यहाँ कितने दिन रुके, इससे ही उनका मतलब इससे ही हम उनको देखेंगे कि वो रेजिडेंट इंडिया में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो वो 90 डेज रहे हैं, यहाँ पे 60 डेज रहे हैं वो, और इस ईयर में मान लो 90 डेज ही थे और इस ईयर में 100 डेज रहे, क्योंकि टोटल मिला के अगर इनको 360 हो रहा है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया भी कहलाएंगे। 90 150 और ये फिर से हो गया 190 और 150 कर देंगे तो वैसे ही वो अपने आप में ही रेजिडेंट कहलाएंगे। ये 340 डेज यहाँ पे रुके थे, तो क्या ये रेजिडेंट इन इंडिया है? नहीं है, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन क्या है कि 60 डेज तो वो उस ईयर में रहे और उससे पिछले 4 साल में वो कम से कम 360 डेज तो रहने ही चाहिए, तभी तो वो रेजिडेंट कहलाएंगे। तो इस हिसाब से तो 340 डेज ही रहे, तो वो भी क्या है, इंडिया के अंदर रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या है, वो रेजिडेंट नहीं है। डू नॉट सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ देम, मतलब वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, अगर एक भी कंडीशन इसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो गाइस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ये देखेंगे कि जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं उनके फॉर्मूलों को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ भाई कैसी लगी है, जब भी तो मोटिवेट करो हमें।